आपको इसलिए बताया कि सर आपका वीडियो ऑन करो। ये कैसे होगा? अब आपको शुरुआती दौर से पता हो कि कुंडली का विवेचन क्यों करना है और आगे इसमें हमारे एसेंस क्या है। अगर ये चीजें हमको नहीं पता हुई तो हमारा थोड़ा सा जो सीखने का जो उत्साह है थोड़ा कम हो जाता है। अब आप सब लोग खोजोगे, तो मैंने आपको जो चीज समझाई अभी मैंने थोड़ा छोटे रूप में समझाया है, इसको और विस्तृत रूप में अपन लेवल 3 लेवल 4 पे और विस्तृत बात करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है ना। ज्योतिष की जो एसेंस है, ज्योतिष का पूरा वेदांत के बारे में पूरी बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा, क्योंकि अभी अगर उन बातों को करेंगे तो उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। तो आप सबके ये चीज समझ में आई? इस बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो, अब तक जो पढ़ा है उसका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ। अब मैं आगे नक्षत्र लेना चाहता हूँ, ताकि क्या है मैं नक्षत्र डिस्पोजिटर भी आपको क्लियर कर सकूं। तो सारा सब कुछ बृहद जब हम बारीक बात करेंगे तो नक्षत्रों से ही होगी। अब इनमें किसी का भी कोई डाउट हो तो बताए। 2-5 मिनट अपन डिस्कस कर लेते हैं। आज मेरी तबीयत वैसे थोड़ी नासाज है, बुखार हो रहा है। हाँ हाँ बताइए बताइए। सर ध्यान रखिए सर तबीयत का सर। हाँ यार आजकल क्या वो इसी पैसे में ही है। हाँ अभी तक गले के इन्फेक्शन का काफी चल रहा है। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आज जो आपने छठे भाव का जो इतना इम्पोर्टेंस बताया ना, जो कि हमारे हम सभी के मन में यही था कि त्रिकोण और केंद्रीय शुभ होते हैं और 6-8-12 का तो इतना कोई वो नहीं है। तो छठे मतलब 6-8-12 को भी ध्यान में रखते हैं, बट उसको कर्म में समाहित करके उससे भी शुभ उत्पन्न करना, ये एक बहुत अद्भुत बात है कि अब उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि छठे भाव को भी इस तरह से समाहित करे कि हमारे तो अभी वाले कर्म भी ठीक हो जाए और आने वाला जन्म भी ठीक हो जाए। जी सर। वो गई क्लास में अपन ने बहुत विस्तृत विश्लेषण किया था छठे भाव का, बहुत हाँ विस्तृत सर आपने पूरी बताया क्लास में कौन से, विश्लेषण। हाँ बिल्कुल सर आपने बताया कौन से ग्रह कहाँ होता है, तो छठे भाव में कौन कौन से हाँ ग्रह उसके अकॉर्डिंग हमको सेवा करनी है या वही कर्म करना है। हाँ हाँ तो सर अच्छी बात ये है कि आप हर क्लास में शुरू में ना जो पहले का ना वो सब समराइज कर देते हो, तो हमको और हाँ बहुत अच्छे से, तो हमको बड़ा मतलब वापस से सब कुछ रिपीट हो जाता है और कहीं हाँ कहीं पे वो भूल भी गया तो याद आ जाता है। हाँ वो ठीक रहता है। और क्या है कि कंटिन्यूटी बन जाती है, वो ठीक है। मतलब आदमी बहुत तेजी से चलने की कोशिश करता है तो वो किसी चीज छूट जाती है और अपने छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन ज्योतिष की अमृत तुल्य है। तो कई बार क्या होता है जैसे आप कुछ बताते हो तो हम सुनने में या समझने में थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं, लेकिन जब आप उसको रिपीट करते हो ना तो फिर वो चीज क्लियर हो जाती है। क्योंकि कई बार हमको पता इसलिए ही नहीं मैं चलता कि गलत समझ लिया, तो हम क्लियर करते ही नहीं, हमको लगता है सही समझ लिया हमने, लेकिन जब आप हाँ वापस बताते हो तो फिर वो चीज क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। हाँ किन्हीं और का कोई डाउट कि किसी ने किन्होंने कोई कुंडली का विवेचन किया हो, कोई चीज छठे भाव से संबंधित बताना चाहते हो? पंकज जी। जी सर। हाँ कोई डाउट, कोई कोई अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया करो ताकि मेरे को भी आनंद आए। मैं क्या है, मैं आज एक महसूस कर रहा था, एक चीज, एक मेरे को थोड़ी सी चीज कचोट रही थी कि मेरे पास है ना कोई उत्साहजनक समाचार नहीं आता आप लोगों को। कोई उत्साहजनक कोई ऐसा नहीं आता कि ये कुंडली देखी और इसमें ये बताया और ये सत्य हुआ, ये जातक आया मैंने उसको बताया और ये चीज बिल्कुल सत्य पाई, है ना। तो ऐसा या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बिरला सा कोई आवे, वो कभी आता नहीं ऐसा। मेरे को थोड़ा सा उत्साह की थोड़ी 5-9 जो भी है उनकी सबकी गिनती जो है चर राशि से होगी, वो मैंने आपको बता दिया था, पूरी तरह समझ में आ गया होगा और मैं समझता हूँ आपने निकाला भी होगा। फिर मैंने आपको बता दिया था कि उनको गुणा करके 9 का भाग देके और नमांश को जोड़ के किस तरह निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। एक और चीज अगर कहीं पढ़ोगे तो आपको ये आएगा कि भाई 1 4 7 10 2 5 8 11 और 3 6 9 12 ये चर राशि है, ये स्थिर है और ये द्विस्वभाव है ना।
तो इसका एक नियम है कि 1, 9 और 5, 1, 9 और 5 ये नियम है। यानी कि चर राशि में प्लस जो नवांश, प्लस नवांश, समझ लो आप। ये इस तरह से कि कोई भी चर राशि में ग्रह है तो इनमें से जो भी है उसकी गिनती उसी से होगी। जैसे 1 की गिनती 1 से होगी, 4 की गिनती 4 से होगी, 7 की गिनती 7 से होगी और 10 की गिनती 10 से होगी। समझ गए आप? वहां पर भी चर की गिनती किससे थी? सारे ग्रहों चर से। तो 1, 4, 7, 10 इसकी गिनती उनसे ही होगी और उसमें नवमांश जोड़ दो आप, उसमें नवमांश जोड़ दो, वही नवमांश होगा। जैसे मेष में मंगल मान लीजिए 2 डिग्री का है तो पहले नवमांश में हुआ 2 डिग्री का, मतलब 3 20 तक पहला नवमांश हुआ, तो ये नवमांश में किस में जाएगा? पहले में, यानी ये वर्गोत्तम हो गया। अगर 4 चौथी राशि में मंगल 9 डिग्री का है तो तीसरा नवमांश हो गया, तो इसकी 4 से गिनती शुरू होगी, तो 4, 5, 6, तो छठे नवमांश में जाएगा। समझ गए आप? क्लियर? 7 इसी तरह से सातवीं राशि में मान लीजिए मंगल 17 डिग्री का है, 17 डिग्री का मतलब छठा नवमांश हो गया, तो 7 की गिनती 7 से होगी, तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो मीन में जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब बात आती है 2, 5, 8, 11, इनकी जो गिनती है ना वो 9 से होगी। समझ लो, मतलब 9 से मतलब क्या हो गया कि जो भी ये है इससे 9वां, उससे गिनती शुरू होगी। तो 2 + 9 प्लस नवमांश, 12 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा है तो 9 का भाग दे देंगे, और 3, 6, 9, 12 की गिनती 5वें से होगी। मान लीजिए मीन राशि में मंगल जो है वो 24 डिग्री के हैं, तो 24 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 8वां नवमांश। अब 12 है तो इसका 5वां, 12 से 5वां कौन सा हो गया? 12, 1, 2, 3 और 4, तो 4 से गिनती प्रारंभ होगी, 4 से गिनती प्रारंभ होगी, तो 4 से 8वां, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कौन से नवमांश में जाएगा? ये 11वीं, कुंभ में। समझ रहे हो आप मेरी बात कि इनमें से कौन सा है उसका 5वां, तो 12, तो 12, 1, 2, 3, 4, तो चौथा। अब चौथे से नवमांश कौन सा हुआ? 8वां, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुंभ में जाएगा। ऐसे आप इसी तरह इनमें करेंगे आप। जैसे मान लीजिए 8वीं राशि है, 8वीं राशि में मंगल जो है वो 9 डिग्री के बैठे हैं, तो 9 डिग्री का मतलब होगा तीसरा नवमांश। अब 8 की गिनती किससे होगी? 9वीं से, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो चौथा। अब चौथे से तीसरा, तो 4, 5, 6, तो छठा, यानी कन्या में गया, यानी कन्या में गया। आप समझ गए मेरी बात? अब ये आप लिख लो और इसको प्रैक्टिस करो। मैं फिर रिपीट करता हूं, इसकी गिनती पहले से होगी, इसकी गिनती जो भी नवमांश है उससे 9वां गिनो, जो भी है यहां से। जैसे 11वां का नवमां, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसकी गिनती 7 से होगी, इसकी गिनती 7 से होगी। अब 7 से वो जो नवमांश है वो जोड़ दो उसमें, वो वहां से गिन दो, तो वह नवमांश आ जाएगा। जो 9वां भाव है उसको वहां जोड़ दो, तो नवमांश में उसी राशि में वो ग्रह चला जाएगा। क्लियर? ये 1, 5, 9 को चर राशि स्थिर राशि में बदल दिया।
बस अंतर इतना सा है। क्या ये क्लियर हुआ? हेलो जी सर, हेलो, बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया ना? इसको लगा के देखना आप, अब तीनों को लगाना। अब आपको चीज कैसे बाई हट होगी, आप तीनों को लगा लगा के देखना, दो दो तीन तीन चार चार बार, तो आपको बिल्कुल तीनों चीज समझ में आ जाएगी। तो कभी कोई मान लीजिए किसी किताब में इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको संदेह नहीं होगा, उस तरह से लिखा है तो संदेह नहीं होगा, या आप कोई क्लास देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, उसने ऐसे नमाज बताया तो आप ये नहीं, और यार ये कौन सा तरीका लिया है, आपको कभी संदेह नहीं होगा। आपको ये कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे गुरु ने मेरे को जितनी विधियां वो बताई नहीं। मैंने आपको ये 3 विधियां प्रचलित है, ज्यादातर लोग 1-5-9 को काम मिलते हैं, मैंने तीनों बता दी आपको, और सबसे सरलतम भी बता दी, जिसको उत्तरा कालामृत में कालिदास जी ने बहुत काम में लिया है और व्यक्ति को लेना चाहिए इमीडिएट नमाज निकालने के लिए। राइट, अब मैं आता हूं, देखो अब मैं बात करता हूं नक्षत्र। नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, और इनको एस्टेरिज्म भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। नक्षत्र, नक्षत्र शास्त्र में क्या कहा है? न क्षरती न सरती। नक्षत्र, नक्षत्र दरअसल में क्या है? तारे। और जब इनका समूह बन जाता है तो ये दरअसल में तारा समूह है। जो उड़दाय प्रदीप्तम हम पढ़ेंगे, उड़ यानी नक्षत्र, उड़दाय नक्षत्र, तो तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। और ये क्या है? न क्षरती न सरती। और हम जानते हैं कि तारे न तो चलते हैं न कभी खत्म होते हैं, है ना, चलायमान रहते हैं और स्वयं प्रकाशमान होते हैं, ये हम जानते हैं। तो नक्षत्र स्वयं प्रकाशमान है, न वो चलते हैं न कभी उनका रूप परिवर्तन होता है, वो है नक्षत्र। अब ये नक्षत्र क्यों लिए गए, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ गई, कि दरअसल में ज्योतिष शास्त्र में ये है क्या? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये बचक्र है, मैंने आपको बताया था ये बचक्र है, 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री अंदर जो है ना 18 डिग्री का ये बचक्र है, बताया था ना। इसी पे सारे ग्रह चल रहे हैं, इसी पे सारे ग्रह चल रहे हैं, सभी ग्रह। और इसको मैंने ये समझने के लिए कि ग्रह विशेष की स्थिति कहाँ है, इसको 12 भागों में बांट दिया था, 12 भागों में बांटकर, और उन भागों को मैंने क्या नाम दे दिया? राशि। राशि यानी रास, रास से राशि बना है। रास का मतलब एकत्रीकरण, यानी बहुत सारे तारों का एकत्रीकरण राशि कहलाता है। बहुत सारे तारे, रास यानी एकत्रीकरण। अगर कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ होगा व्यक्ति, समझ, आप अगर जुड़े हो और पुराने व्यक्ति हो तो समझेंगे कि जब अनाज पैदा हो जाता था तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था, उसको रास कहते थे, रास, एकत्रीकरण। तो रास एकत्रीकरण किसका? बहुत सारे तारों का, इसलिए उसको राशि। इसको और बारीक समझने के लिए, यानी लोकेशन को और स्पष्ट समझने के लिए, हमारे ऋषियों ने देखा कि इनके पीछे, इन राशियों के पीछे जो तारा समूह है वो निश्चित दूरी में निश्चित आकृति को प्राप्त करता है। तो उन्होंने क्या करा कि इनको और फर्दर डिवीजन कर दिया, उस आधार पर, उन आकृतियों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण करके। तो जो हम जानते हैं कि 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो उन्होंने इसको 30 डिग्री को बांटा और ये पाया कि इसके 9 भाग करे जाएं, 9 भाग करे जाएं। तो उन्होंने इसके 9 भाग किए। तो 30 में 9 का जो नमाज में पढ़ने करे थे, तो 30-20 का एक चरण आया, एक चरण आया। तो उन्होंने जब 3-20 का एक चरण देखा तो वो अधूरा पाया, तो भाई इससे आकृति पूरी स्पष्ट नहीं बन रही। आकृति कहां आकर पूरी बन रही है? 13-20 पर, यानी कि 4 अगर ऐसे इनको मिला दिया जाए तो वह आकृति विशेष स्पष्ट बन रही है और उसके प्रभाव का स्पष्ट विश्लेषण किया जा सकता है। तो उन्होंने
13-20 का एक नक्षत्र निर्धारित कर दिया। यानी फर्दर डिवीजन क्या नक्षत्र का? चरण, 4 चरण, 1 चरण, 3-20 का। और इस चरण को भी उन्होंने कला में बदला कि 200 कला का एक चरण, 800 कला का एक नक्षत्र, और एक राशि कितने की हो गई? 8 दूनी 16 और 2 18, 13-20 13-20 16 और 3-20 200 1800। आप समझ गए? तो इस भाग को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए जो उसकी आकृति बनी, जो पीछे तारा समूह बना, उस तारा समूह के प्रभाव को स्पेसिफिकली समझने के लिए हमारे ऋषियों ने क्या किया कि इनको नक्षत्र में बांटा। नक्षत्र को भी और बारीक अध्ययन करने के लिए उसको चरण में बांटा और चरण को भी कला में बांटा। यानी कि जैसे जैसे यहां से दिल्ली की दूरी मान लीजिए 250 किलोमीटर है, तो ये पूरा बचत का 250 हो गया। अब यहां से चला कोई व्यक्ति, है ना, अब वो हर जगह माइलस्टोन लगा हुआ है, वो कला, हर किलोमीटर जो बात करेंगे वो कला। अब मैंने देखा भाई हर 20 किलोमीटर बाद या 30 किलोमीटर बाद मेरे को एक ऐसा जंक्शन बनता है जहाँ कोई विशेष चीज है, तो मैंने उसको क्या कर दिया? चरण बना दिया। फिर उसको 2.25 करके मैंने और थोड़ा सा देखा तो मैंने उसको एक नक्षत्र बना दिया, और उसके 12वें भाव को मैंने क्या करा कि भाई ये एक राशि हो गई। अगर मैं 250 का 12 भाग करूं तो ये एक राशि हो गई। तो कोई भी व्यक्ति जयपुर से चला और मैंने ये सब चीजें लगा दी, तो भाई 1 कला 2 कला यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसके बाद एक जगह आई वहां भाई 3-20 पूरे हो गए, फिर उससे आगे चला यहाँ 46 पूरे हो गए, भैया यहाँ 10 पूरे हो गए और यहाँ 13-20 हो गए, तो ये एक नक्षत्र पूरा हो गया। वो सब मार्क लगा दिए, तो वो माइलस्टोन। तो हमारे ऋषियों ने जो नक्षत्र जो तारा समूह है उनमें से विशिष्ट तारे समूह है, विशिष्ट तारे को इंगित करते हुए, स्थापित करते हुए उनको चरणों में बदल दिया, चरणों को कला में बदल दिया, है ना। तो कोई भी ग्रह मान लीजिए मेष राशि में कोई भी ग्रह जब इसमें प्रवेश किया, और हम जानते हैं ग्रह तो चलते हैं, तारे चलते नहीं है, तो जैसे वो प्रवेश किया तो भाई वो 1 कला चल लिया, 2 चल लिया, 3 चल लिया, या 3-20 चल लिया, या 6-40 चल लिया, या 13-20 चल लिया, तो हम उसको उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार से जांच सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ग्रह मेष राशि में 3 डिग्री और 10 कला चल चुका है, ताकि हम प्रिसाइज उसका वर्णन कर सकते हैं। ये तो है एस्ट्रोनॉमिकल बात, है ना। अब इसको इसका प्रभाव ज्योतिष पे क्या रहता है, तो देखिए हर नक्षत्र, ये क्लियर हो गया, हर नक्षत्र के पीछे जैसा मैंने कहा तारा समूह है। क्या है? तारों का समूह है। हर नक्षत्र, मान लीजिए कि राशि है, इसके पीछे तारों का समूह है, और हम जानते हैं कि ये सूर्य है, पृथ्वी को हम वाइस वर्सा मानते हैं। तो सूर्य का ये प्रकाश गया, इधर तो ये स्वयं प्रकाशमान सूर्य है और उधर पीछे स्वयं प्रकाशमान तारे हैं, है ना। ये तारे हैं, ये स्वयं प्रकाशमान है, जो कईयों का तो प्रकाश और वो सूर्य से भी ज्यादा है, लेकिन उनकी दूरी बहुत है ना। सूर्य से भी 400 गुना बड़ा है ज्येष्ठ, लेकिन उसकी दूरी बहुत दूर है, इसलिए उसका प्रभाव कम है। अब ये तो इधर से अपना प्रभाव दे रहे हैं और वो पीछे से ग्रह यहां चल रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। इसको मैं अगर आपको बताऊं, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब ये जो ये है, ये नक्षत्र है, तो ये तो दे रहे हैं अपना यूं प्रभाव और ये दे रहे हैं यूं प्रभाव। ग्रह आकर जो है या तो इनके प्रभाव को रोकेगा वहां जाने से,
या उनके प्रभाव को रोकेगा यहाँ जाने से, या यूं कहें कि इनका प्रभाव यहाँ आएगा और इसका प्रभाव यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो एक तरफ जब ग्रह जो है सूर्य के कारकत्वों को प्राप्त कर रहा है, सूर्य की शक्तियों को प्राप्त कर रहा है, वहीं वह इन तारों की शक्तियों को भी प्रभाव प्राप्त कर रहा है। इसको समझना बहुत आसान, मैं इतना स्ट्रेस देके इसलिए बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या, पहले तो ये बताओ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा जी आ रही सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। मजा सर। मैं फिर कहता हूँ आपको, आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ के, बहुत बढ़िया बात है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अपन जानते हैं, हमने 22 वर्षा पृथ्वी को किया, ये आपको पता है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यानी मैं हूँ, अहम अहम मैं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। हर व्यक्ति पृथ्वी है, उसी को मानकर, आधार मानकर ज्योतिष लिखी गई है। अब ये पृथ्वी है, ये तारे हैं, ये तारा है, ये तारा है, तो और ये सूर्य है। तो इस पृथ्वी पर एक तरफ तो ये सूर्य अपने प्रभाव दे रहे हैं और पीछे से तारे प्रभाव दे रहे हैं। आप समझते, डबल इंपैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। व्यक्ति क्या समझता है, व्यक्ति ज्योतिष में क्या समझते हैं कि भाई ये तारे हैं, यहाँ सूर्य है और ये पृथ्वी, ये समझते हैं ना, और सारा विश्लेषण इस आधार पर कर लेते हैं। अरे भाई ऐसा होगा तो कैसे, ये तो सत्य नहीं है ना, ये तो सत्य नहीं है ना, ये तो हमने एक कैलकुलेशन के इजी होने के लिए माना है। पर तो क्या वो तारों पे भी लागू होगी? क्या मैं तारों के लिए भी पृथ्वी सूर्य को बना लूंगा? आप बताइए, क्या बना सकता हूं मैं? ये मैं आपको बहुत मर्म की बात बता रहा हूं, आप बात करो इस समय मुझसे, आप समझ रहे हो हैं? प्लीज। नहीं, ये तो समझ में आ गया सर, दोनों तरफ से एनर्जी आ रही है, सूरज से भी आ रही है, हाँ। मतलब अंदर से भी आ रही है, बाहर से भी आ रही है। हाँ, बस चक्कर के अंदर, लेकिन मतलब वैसे लेकिन हाँ सुधीर जी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हम ज्योतिषीय गणनाओं के लिए पृथ्वी को सूर्य और सूर्य को पृथ्वी मानते हैं। हाँ हाँ सर, मानते हैं ना। अब जी वो तो उस मानने के, हाँ उस मानने की अगर मैं बात करूं तो ये तो पृथ्वी है और ये सूर्य है। अगर मैं उस मानने की बात करूं, अब मैं समझता हूँ गेट कर रहा हूं मैं, अगर उस मानने, तो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो दोनों का प्रभाव हुआ, बल्कि सूर्य इनके प्रभाव को रोक रहा है, तो ये तो अस्त हो गए सारे, ये तो एक तरह से प्रभावहीन हो गए ना, इनका तो प्रकाश ही नहीं। तो सूर्य का प्रकाश इतना पास आ गया तो ये दिखेंगे क्या? अब बताओ, दिखेंगे क्या? हेलो? नहीं नहीं दिखेंगे सर, जो बिल्कुल सूर्य के पीछे रहेंगे सर, वो वाले तो नहीं दिखेंगे वो। नहीं भाई, आप वो तो सूर्य है ही नहीं ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप ज्योतिष में जो पढ़ोगे वो ये पढ़ते हैं कि भाई सूर्य चल रहा है, सूर्य ये कर रहा है, दरअसल में चलती तो पृथ्वी है ना। हमारे ऋषियों को ये हजारों साल पहले भी पता था। अब उनको तो बहुत मैं डेप्थ। सर मैं क्या इसमें कहना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ सर बोलो, इसमें क्या बोलो। हम ये बोल रहे हैं, जब हम फर्स्ट क्लास में बात कर रहे थे तो हम सूर्य को पृथ्वी और पृथ्वी को सूर्य मान रहे थे, जिससे कि हम सारे ग्रहों का इन्फ्लुएंस देख सके पृथ्वी पे। हाँ, लेकिन जब हम हाँ, नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो ये पैरेलल हम उनका है ना इन्फ्लुएंस देखने के लिए पृथ्वी को पृथ्वी ही मान रहे हैं। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर, मैं ये उत्तर होना चाहिए, यू आर राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। तो जब तारों का जब विवेचन करोगे तो आपको यहाँ पृथ्वी माननी है, यहाँ सूर्य नहीं मानना, क्योंकि आप सूर्य मानोगे तो इनका कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते भाई, कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। सर जब नक्षत्रों का अध्ययन करेंगे तो जो एक्चुअल में वही मानेंगे। यस, बात बिल्कुल वही बात, तभी तो ये इनका प्रभाव पृथ्वी पे आएगा भाई, इनका प्रभाव तभी तो पृथ्वी पे आएगा, अन्यथा सूर्य होगा तो कैसे आएगा? बताओ कैसे संभव है? अब ये बात जो इन्होंने सोनिया जी ने कही, इसको बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा लो, ये कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप में से कोई अगर लिखी हुई बता दे मेरे को ये बात,
तो मैं मान जाऊंगा। ये वक्षमान रूप में लिखी गई है ऋषियों द्वारा, लेकिन कोई किताब वाला इसको हाईलाइट नहीं करता। वो क्या करेंगे, ये फलाने में नवमांश में चले गए इसलिए ऐसा हो गया, फलाने, बिल्कुल सही बात है। अब जो पृथ्वी, जो इनके, देखिए मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, मैं बहुत बारीक बात बताना चाहता हूँ आपको, और रिसर्च लेवल की बात करने के लिए तैयार कर रहा हूँ कि ये, अब यहाँ ये पृथ्वी है और ये है ना, और ये तारे हैं। ठीक है ना। अब ये पृथ्वी जब चलेगी तो इनका प्रकाश आएगा। अब इनकी दूरी बहुत है, सूर्य की दूरी कम है, सूर्य ज्यादा प्रभावित करता है, ये कम, लेकिन करते तो है। तो जब भी पृथ्वी इनके क्षेत्र में जाएगी तो वह इनसे प्रभाव प्राप्त करेगी। इधर से वो सूर्य से प्राप्त करेगी और इधर नक्षत्रों से प्राप्त करेगी। इसलिए नक्षत्र विश्लेषण करना अत्यावश्यक है, क्योंकि उस पर दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। आप समझ गए, ये मन मस्तिष्क में आ गई आपके बात, सारा सार यहाँ है, इसी से मैं आगे बढ़ूंगा। आगे सर आगे। एक विलक्षण व्यक्ति ही इस बात को बता पाएगा। आप किसी से बात करोगे तो वो आपको मूर्ख और साबित कर देगा, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो आधार है, वो ये है। आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और ये बहुत